नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जो सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पहली बार दौरा करेंगे पीएम मोदी। 6 जून को पीएम मोदी जम्मू कश्मीर जाएंगे और कटरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर, व्यापक तैयारी पीएम मोदी के दौरे को लेकर की जा रही है। तो यह खबर आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर दौरे पर रहने वाले हैं। कटरा में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है पीएम के दौरे को लेकर। वहीं व्यापक जो तैयारियां हैं वो भी जारी है। बताया जा रहा है प्रधानमंत्री अपने इस दौरे के दौरान कटरा में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार जम्मू कश्मीर दौरे पर जा रहे हैं। 6 जून को पीएम मोदी कटरा में एक रैली को संबोधित करेंगे और उस दौरे को लेकर सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हो गई है। साथ ही साथ व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। पीएम मोदी का यह दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। और वहीं पीएम मोदी ने पूर्वोत्तर राज्यों के हालात पर जताई चिंता। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग से की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर के राज्यों के हालात जो है वो उन पर चिंता जताई है। आपको बताते चले, लगातार पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश का कहर देखने को मिला है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जताई है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग से बातचीत की है। मणिपुर के राज्यपाल अजय भल्ला से भी बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। केंद्र सरकार देगी हर संभव मदद का आश्वासन। तो ये पीएम मोदी ने बातचीत की और संभव मदद का आश्वासन जताया है। पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति को लेकर पीएम मोदी गंभीर जो है उन्होंने चिंता जताई है। पीएम मोदी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और मणिपुर के राज्यपाल अजय भल्ला से फोन पर बातचीत की और उन्होंने केंद्र की ओर से हर संभव मदद और समर्थन का आश्वासन भी दिया है। बढ़ते आगे, पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में भाजपा नेता दिलीप घोष ने राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर करारा पलटवार किया और उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को पहले अपनी पारिवारिक समस्याओं को सुलझाना चाहिए। बिहार की चिंता करने के लिए एनडीए सरकार है। घोष ने तेजस्वी के बयान की गैर जिम्मेदाराना उन्हें बताया और बचकाना बताया। देखिए, कोई छिटपुट घटना होती है, पूरा देश में कहीं ना कहीं होता है, लेकिन सरकार की रवैया क्या है, स्टेट गवर्नमेंट उसके खिलाफ व्यवस्था लेती है कि नहीं, पुलिस प्रशासन ले नहीं, ये देखना पड़ेगा। अब तेजस्वी यादव अपना परिवार के जो और असम में बाढ़ की गंभीर स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर जानकारी दी कि पीएम मोदी ने उन्हें फोन पर हालात की जानकारी ली है। सीएम शर्मा ने बताया कि लगातार बारिश के चलते राज्य में बाढ़ से जनजीवन प्रभावित हुआ है और उन्होंने पीएम को राहत और पुनर्वास कार्यों की जानकारी भी दी है। पीएम मोदी ने केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया है। और पंजाब के तरनतारन पुलिस ने काउंटर इंटेलिजेंस सूचना के आधार पर गगनदीप सिंह उर्फ गगन को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर पाकिस्तान की आईएसआई और खालिस्तानी समर्थक गोपाल सिंह चावला से संपर्क में रहने और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना की संवेदनशील जानकारी साझा करने के गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस ने आरोपी के पास से महत्वपूर्ण खुफिया सामग्री और कई आईएसआई संपर्कों का विवरण भी बरामद किया है। वहीं मामले में आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। तो मोबाइल फोन और 20 से अधिक आईएसआई संपर्क का विवरण पुलिस ने बरामद किया है।
और वहीं वैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भारत लौटा। और ऐसे में देखें तो आपको बताया जा रहा है कि दिल्ली में बीजेपी सांसद वैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेश यात्रा से वापस पहुंचा है। प्रतिनिधिमंडल ने अल्जीरिया, सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन का दौरा किया, जहां उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को प्रमुख साझेदारों जो देश है उनके समक्ष पेश किया। और यह यात्रा भारत के सहयोग और सुरक्षा प्रयासों को और मजबूत करने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। और वहीं यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम में बातचीत। उषा वेंस ने भारत यात्रा और पीएम मोदी से मुलाकात की याद की है और उन्होंने इसे बेहद खुशनुमा बताया है। तो वॉशिंगटन डीसी में यूएस और इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के दौरान यूएस की सेकंड लेडी उषा वेंस ने भारत यात्रा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के अपने खास अनुभव साझा किए और उन्होंने बताया कि उनके बच्चे प्रधानमंत्री की आवाज पर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने यहां रहने की इच्छा तक जाहिर की। बच्चों को भारत की मेहमान नवाजी और खासकर खाने के लिए उपलब्ध आमों की गाड़ी बहुत ही पसंद आई, जिसे वे आज भी याद करते हैं। बढ़ते आगे, कुआंलालपुर में जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने विदेश मामलों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर संसदीय विशेष समिति के साथ महत्वपूर्ण बैठक की और इस दौरान दोनों पक्षों ने व्यापार और कूटनीति के मुद्दों पर विचार विमर्श करते हुए भारत मलेशिया के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताते चले, मुंबई से सामने आ रहे, जहां मुंबई एयरपोर्ट पर 51 करोड़ 1 लाख रुपए की कोकीन जब्त की गई है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम की ये बड़ी कार्रवाई, जहां 51 करोड़ 1 लाख रुपए की कोकीन जब्त की गई। ड्रग यात्री के शरीर में छुपाकर लाई जा रही थी और यात्री को हिरासत में लेकर मेडिकल परीक्षण कराया गया है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ये कस्टम एयर इंटेलिजेंस की बात करें तो इस यूनिट ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए 51 करोड़ से भी कहीं ज्यादा रुपए की कोकीन जब्त की है और यह कोकीन एक यात्री के शरीर में छुपाकर लाई जा रही थी। आरोपी को हिरासत में फिलहाल लिया गया है, वहीं उसका मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है। यह कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी रैकेट के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता और प्रभावशीलता को दर्शाती है। तो यहां साफ तौर पर देखें तो जिस तरीके से यहां टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है और साथ ही साथ जो आरोपी है उसे हिरासत में लिया है, मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है। बढ़ते आगे, पुणे के जुन्नार में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खेतों का दौरा किया और किसानों से भी बातचीत की। उन्होंने उनकी समस्याओं को समझा और कृषि विकास के लिए आवश्यक कदमों पर चर्चा की है। तो पुणे से ये जानकारी आपको बताते चले, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री ने जुन्नार का दौरा किया है, खेतों में पहुंचे, साथ ही साथ जो किसान है उनसे संवाद किया और जो फसल है उसे किस तरह से उसको दुरुस्त किया जाए उसको लेकर भी बातचीत की। और हरियाणा से सामने आ रही खबर, जहां यमुनानगर में बाल कल्याण परिषद के दिशा निर्देशानुसार 5 से 14 साल के बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन 5 जून से 25 जून तक बाल भवन में किया जाएगा और इसमें बच्चों को उनकी रुचि और कौशल के मुताबिक जो है निःशुल्क सीखने के लिए कार्यक्रम जो है वो मिलेंगे। समापन समारोह में जिला उपायुक्त पार्थ गुप्ता प्रतिभागी बच्चों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित भी करेंगे। तो समर कैंप का ये आयोजन यमुनानगर में किया गया, जहां जो छोटे बच्चे हैं उनको इस दौरान कई चीजें उनकी रुचि और कौशल के अनुसार सीखने को मिलेंगे। निःशुल्क सीखने को 5 जून से आपको बताते चले 25 जून तक बाल भवन में इसका आयोजन, जहां 5 से 14 साल के बच्चे इस कार्यक्रम में जो है हिस्सा लेंगे।
माननीय उपायुक्त महोदय के नेतृत्व में हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के निर्देशों में हर वर्ष जिला बाल कल्याण परिषद समर कैंप का आयोजन करती है। यह कैंप इस वर्ष भी लगाया जा रहा है, जो 5 जून से 25 जून तक चलेगा। इस समर कैंप के अंदर 5 साल से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं वो हिस्सा लेंगे और उनका जो टाइमिंग है 9:30 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। इसमें बच्चों को उनके क्रिएशनल, उनके जो रुचि के सब्जेक्ट हैं या वो जो भी सीखना चाहते हैं, म्यूजिक की क्लासेस हैं, मेहंदी का हमारे पास यहाँ है, ब्यूटी पार्लर की हैं, कटिंग। बढ़ते आगे, गाजियाबाद के दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे स्थित भोजपुर टोल प्लाजा पर हंगामा हुआ। टोल देने को लेकर कार सवारों और टोल कर्मियों के बीच विवाद बढ़ गया, जिसमें दबंगों ने कार से उतरकर टोल कर्मियों को थप्पड़ मार दिया। और ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। इस घटना से टोल प्लाजा पर अफरा तफरी मच गई। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो गाजियाबाद में ये कार सवारों और टोल कर्मियों के बीच विवाद, जिसकी तस्वीर जो है वो सामने आई है, और तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। कार सवार जो है वो कर्मियों से के साथ जो है बदतमीजी करते हुए नजर आ रहे हैं, मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। और हापुड़ से एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया, जिसमें दबंगों ने शराब सेल्समैन को गालियों और लात घूंसों से पीटा है। और ये पूरा मामला थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के गढ़ फाटक के पास स्थित देशी शराब ठेके का बताया जा रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन जो है इस मामले की जांच में जुट गया है। दबंगों के हौसले पुलिस को नहीं दिख रहे हैं और ये मामला फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है। तो हापुड़ से ये तस्वीरें, जहां दबंगों ने शराब सेल्समैन को जमकर पीटा है, जमकर उसकी पिटाई की है। बावजूद इसके पुलिस प्रशासन की बात करें तो लगातार आंखें मूंद कर खड़ी रहती है, कोई भी इस पर एक्शन नहीं लिए जाते। और यही वजह है कि जो दबंग है उनमें बेखौफ जो है नजर आते हैं। डर का कोई, जो कहते हैं डर, कोई किसी भी तरह का डर नहीं दिखता है, साथ ही साथ कोई एक्शन नहीं लिए जाते हैं। तो हापुड़ का ये मामला बताया जा रहा है और इस दौरान ये तस्वीरें भी सामने आई है। लेकिन अब बताया जा रहा है कि वीडियो वायरल होने के बाद, जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, इसके बाद प्रशासन मामले की जांच में जुट गया है। और बढ़ते आगे, अमरोहा से एक दुखद खबर सामने आई। गसरौला थाना क्षेत्र के कुंदेना गांव से रहरा थाना क्षेत्र के मलकपुर लौटते वक्त एक ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। ट्रॉली में रिश्तेदारी में जो है भात देकर लौट रहे कई दर्जन लोग सवार थे और इस हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने घायल लोगों को बाहर निकाला। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजन अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं। पुलिस मौके पर तैनात है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। मैं तो गांव से आया हूं, मलकपुर से। ये गांव से चल के आ रहे थे। अब रास्ते में पता न क्या हुआ, इनके साथ भात भर का है मलकपुर में। अब रास्ते में कोई पता न क्या हुआ इनके साथ में। अच्छा। हमें तो बाद में पता पड़ा, जो और बता रहे थे। अब आए रहरा को चल के, तो अब देख रहे हैं मतलब कौन कौन है। अभी 4-5 जने और बढ़ते आगे, गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में 16 साल के बाद आवंटियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ रवि कुमार और एसीईओ प्रेरणा सिंह के निर्देश पर सेक्टर 2 के 10 आवंटियों की जमीन पर अतिक्रमण हटाकर उन्हें कब्जा दिलाया गया। और यह जमीन लंबे समय से अतिक्रमित थी, जिससे आवंटियों को जो है पोजीशन नहीं मिल पा रहा था वो। और अब इस कार्रवाई से आवंटियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। साथ ही उन्हें अपने घर की जमीन मिलने का इंतजार जो था वो अब खत्म हो गया है। और जब देश की सीमाएं खतरे में हो और आसमान से मिसाइलें या ड्रोन हमला करे, तब सिर्फ सैनिकों का हौसला नहीं बल्कि तकनीक भी दुश्मन को जवाब दे देती है। और हाल ही में भारत पर हुए ड्रोन हमले और मिसाइल
हमलों की कोशिशों को भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने नाकाम कर दिया है और इसमें सबसे अहम भूमिका निभाई रूस ने, जहां से हासिल की गई अत्याधुनिक मिसाइल प्रणाली S-400 ट्रायम्फ, जो इस सफलता को एक बार फिर से भारत की ऊंचाइयों को दुनिया भर के सामने रखा है और भारत के आसमान की ढाल साबित किया है। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो पाकिस्तान के लिए और भी डरावनी हो सकती है। रूस का अगली पीढ़ी का एयर डिफेंस सिस्टम S-500 अब दुनिया के सामने आने को तैयार है, जिसे लेकर फिर से चर्चाएं तेज हो गई है। क्या है इसकी खासियत और दुश्मन के लिए कितना घातक हो सकता है, आइए समझते इस रिपोर्ट के जरिए। एयर डिफेंस सिस्टम S-500 S-400 से भी अधिक एडवांस और घातक है। बेहतर रेंज, तेज रिएक्शन टाइम और अंतरिक्ष से आने वाले खतरों को भी नष्ट करने की क्षमता से लैस। अगर भारत को आने वाले समय में S-500 की आपूर्ति होती है तो यह देश वायु रक्षा को नई ऊंचाई पर पहुंचा देगा। पाकिस्तान जैसे देशों के लिए यह एक रणनीतिक झटका होगा, क्योंकि S-500 की मौजूदगी से भारत का हवाई कवच लगभग अभेद्य हो जाएगा। यानी कि मतलब साफ है कि अब भारत की हवाई सुरक्षा और मजबूत होने की दिशा में आगे बढ़ रही है। रूस से मिले अत्याधुनिक S-400 ट्रायम्फ सिस्टम की तैनाती के बाद अब भारत की नजर उससे भी एक कदम आगे की तकनीक पर है, S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। दरअसल रूस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया मास्को यात्रा के दौरान इस नई पीढ़ी की वायु रक्षा प्रणाली के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दोबारा रखा। अगर यह समझौता होता है तो भारत न केवल अपनी सीमाओं को और सुरक्षित कर सकेगा, बल्कि अत्याधुनिक रक्षा तकनीक के निर्माण में भी आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाएगा। हाल ही में भारत पर हमले की कोशिश। 7 मई 2025 की सुबह भारत ने पाकिस्तान और POK यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के 9 ठिकानों पर सर्जिकल हमले किए। इसके जवाब में पाकिस्तान की ओर से ड्रोन और मिसाइल के जरिए भारत के सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की कोशिश हुई, लेकिन ये हमले S-400 ट्रायम्फ और एकीकृत काउंटर UAS सिस्टम की वजह से सफल नहीं हो पाए। S-400 ट्रायम्फ दुश्मन के लिए सुदर्शन चक्र। S-400 ट्रायम्फ रूस द्वारा विकसित एक मोबाइल सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे साल 2007 में रूस ने पहली बार अपनी सेना में शामिल किया था। यह प्रणाली विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और यहां तक कि बैलिस्टिक मिसाइल जैसे हवाई खतरों को 400 किलोमीटर दूर से पहचान सकती है और उन्हें मार गिरा सकती है। भारत ने इस प्रणाली को सुदर्शन चक्र नाम दिया, जो अपने आप में एक संकेत है कि यह कितनी घातक और बहुस्तरीय सुरक्षा प्रदान करती है। भारत और रूस के बीच हुआ था बड़ा सौदा। भारत ने अक्टूबर 2018 में रूस से $5.43 अरब की लागत से 5 S-400 रेजिमेंट खरीदने का समझौता किया था। अब तक 3 रेजिमेंट भारत को मिल चुकी है और 2026 तक आने की उम्मीद है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण इसमें कुछ देरी हुई। पहला स्क्वाड्रन 2021 में भारत पहुंचा था। ये आदमपुर और हलवारा एयरबेस पर तैनात है। एक स्क्वाड्रन में 2 बैटरियां होती है। एक बैटरी में 8 लॉन्चर वाहन यानी TEL, 2 रडार और 1 कमांड पोस्ट होता है। कैसे करता है S-400 काम? यह सिस्टम बेहद तेज और सटीक है। इसे तैनात करने में केवल 5 मिनट लगते हैं। एक साथ यह 300 हवाई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और उनमें से 36 को एक साथ निशाना भी बना सकता है। S-400 4 तरह की मिसाइलें इस्तेमाल करता है। 40N6E 400 किलोमीटर रेंज, 48N6E3 250 किलोमीटर रेंज, 9M96E2 120 किलोमीटर रेंज, 9M96E 40 किलोमीटर रेंज। यानी इन मिसाइलों की मदद से ये सिस्टम अलग अलग दूरी और ऊंचाई से आने वाले खतरों को ढूंढता है और खत्म करता है। क्यों है S-400 इतना जरूरी? दुश्मन के विमान या ड्रोन को पहले ही करता है ट्रैक, अत्यधिक ऊंचाई और लंबी दूरी से भी कर सकता है हमला। इलेक्ट्रॉनिक जामिंग यानी GPS ब्लॉक करना इससे प्रभावित नहीं होता। एक ही समय में कई खतरों से निपट सकता है, किसी भी दिशा से आने वाले हमले को रोक सकता है।
भारत ने इस सिस्टम को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाकों में तैनात किया है, जैसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर। पश्चिम बंगाल में स्थित यह इलाका भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों को जोड़ता है और चीन बांग्लादेश की गतिविधियों के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। साथ ही पंजाब का सीमावर्ती इलाका पाकिस्तान से होने वाली घुसपैठ और आतंकी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए यहां तैनाती की गई है। बताते चले कि रूस फिलहाल अपने नए S-500 वायु रक्षा सिस्टम पर काम कर रहा है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2024 में रूस यात्रा के दौरान रूस ने इस 500 को भारत के साथ मिलकर बनाने का प्रस्ताव फिर से रखा। अब अगर यह समझौता होता है तो भारत दुनिया की सबसे आधुनिक वायु रक्षा तकनीक विकसित करने। फिलहाल के इस बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज।